नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। मोदी सरकार ने लॉकडाउन 5.0 में 8 जून यानी कि आज से धार्मिक स्थलों और मॉल समेत अन्य सार्वजनिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि अभी कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल नहीं खोले जाएंगे। फिलहाल कंटेनमेंट जोन से बाहर के धार्मिक स्थलों को ही खोलने की इजाजत मिली है, लेकिन इसके बावजूद कई शहरों में अभी बड़े और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल नहीं खोले जा रहे हैं। इन शहरों में प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित कुछ दूसरे शहर भी शामिल हैं। वहीं 22 मार्च से बंद श्री महाकाल मंदिर आज से भक्तों के लिए खोला जा रहा है। ओरछा रामराजा सरकार के दर्शन के लिए अब ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। विश्व प्रसिद्ध तांत्रिक शक्तिपीठ मां मंगलामुखी मंदिर भी आज से खुलेगा। विश्व भर में प्रसिद्ध पीताम्बरा पीठ का मंदिर भी आज खुलने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन खंडवा के बाबा ओमकारेश्वर का धाम 16 जून से खुलेगा। हालांकि 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, बीमारों और गर्भवती महिलाओं, साथ ही 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मंदिर समेत तमाम धार्मिक स्थलों में जाने पर मनाही है। इनको घर में ही रहने की सलाह दी गई है। आठ जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल और ये आपको नियम भी हम बता देते हैं क्या कुछ गाइडलाइन है। फेस कवर करना होगा, यानी कि मास्क वाले सभी व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति होगी। मंदिरों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगी। लोगों को अपने हाथों और पैरों को साबुन और पानी से धोना होगा। जूते चप्पल अलग अलग स्लॉट में लोग खुद रखें। दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया में सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी होगा। हर समय कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखें। बैठने की व्यवस्था में सामाजिक दूरी का ध्यान रखना जरूरी होगा। मूर्तियों, पवित्र पुस्तकों आदि को छूने से मना किया गया है। बड़ी सभाएं, मंडलियों पर रोक जारी रहेगी। रिकॉर्ड किए गए भक्ति संगीत गाने बजाए जा सकते हैं। बजाने वालों या गायन समूहों को अनुमति नहीं है। आम प्रार्थना मैट से बचे। भक्त खुद की मैट लाएं। प्रसाद वितरण या पवित्र जल का छिड़काव नहीं होना चाहिए। तो 8 जून यानी कि आज से जो धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं, जो मंदिर खुलने जा रहे हैं, उनके लिए खास तौर पर गाइडलाइंस हैं, जहां पर सबसे ज्यादा अहम होगा कि मंदिर पर प्रवेश के पहले आपके हाथ पैर आप अच्छे से धोकर जाएं और साथ ही मुख्य द्वार में ही आपको सैनिटाइजर मिलेगा, जिससे आप अपने हाथ को जरूर साफ करें। और फेस कवर होना सबसे अति आवश्यक है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन खास तौर पर रखना होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ टीकमगढ़ से राजीव रावत जुड़ गए हैं। राजीव, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है टीकमगढ़ में भी भगवान भोलेनाथ का, और इसके साथ ही देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो भक्त पहुंचते थे, 2 महीने से नहीं जा पा रहे थे। क्या कुछ गाइडलाइंस के तहत यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं और लगभग आज कितने लोग हैं जो कि पहुंचे हैं मंदिर में? राजीव। बिल्कुल रीनू, पूरे बुंदेलखंड का जो सिद्धधाम कुंडेश्वर मंदिर है, बड़ा ही प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। जैसे कि पूरे ढाई महीने के बाद जो मंदिर खुल रहा है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्सुकता थी मंदिर जाने को लेकर। तो सुबह से आप देख रहे हैं कि जो पीछे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, श्रद्धालु सुबह से मंदिर के लिए पहुंच रहे हैं और काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। खास तौर पर कोरोना वायरस से बचाव को लेकर मंदिर प्रबंधन ने काफी इंतजाम किए हैं। मंदिर को सैनिटाइज किया गया है और जो श्रद्धालु हैं उनकी सामाजिक दूरी पूरी प्रॉपर बनाई है और सर मुंह पर मास्क लगाकर श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं को एक दूसरे से बचाव को लेकर काफी इंतजाम किए जा रहे हैं। सैनिटाइजर रखा गया है और जिसको लेकर जो मंदिर प्रबंधन है और पुलिस की व्यवस्था है, काफी चाक चौबंद व्यवस्था की गई ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण ना फैले और श्रद्धालुओं के लिए आसानी से दर्शन हो। रीनू जी बिल्कुल, कुंडेश्वर भगवान के यहाँ पर मंदिर है राजीव, और अक्सर ये देखा जाता है कि बड़े बड़े नेता भी पहुंचे हैं इस मंदिर में। ग्वालियर चंबल अंचल की शान कहलाता है ये मंदिर, और अक्सर ये देखा है हमने कि जो बड़े केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, स्वर्गीय चाहे सुषमा स्वराज रही हों, वो सब भी यहाँ पर पहुंची थी। खास महत्व तो है ही। 2 महीने से जो लोग लॉक थे, अब जाहिर तौर पर प्रार्थनाएं होंगी, दुआएं होंगी कि ये जो कोरोना काल है जल्द से जल्द खत्म हो और अच्छा वक्त वापस से आ जाए, ताकि सभी लोग मिलजुल कर खुशियां मना सकें। राजीव, मंदिर प्रबंधन से लेकर जो आम श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, किस तरीके के एहतियात उनमें देखने को मिल रहे हैं? क्या वो खुद ब खुद लॉकडाउन 5 का पालन कर रहे हैं?
बिल्कुल वीनू, जो मंदिर के लेकर जो ईश्वर में आस्था है श्रद्धालुओं की, श्रद्धालु काफी उत्साहित थे मंदिर जाने के लिए। 2.5 महीने बाद पूरे मंदिर के पट खुले हैं, तो श्रद्धालुओं को काफी उम्मीद है कि इसी तरह मंदिर खुले रहें। और चूंकि जो कोरोना वायरस का संक्रमण है वो इस दुनिया से चला जाए और लोगों को इससे बचाव हो सके, ईश्वर से यही आराधना कर रहे हैं और ईश्वर से यही मांग कर रहे हैं ताकि लोग सुरक्षित रहें और कोरोना वायरस से बचाव हो सके। और लोगों की भी यही भगवान से श्रद्धालुओं की यही आस्था है कि जो महामारी है, जो कोरोना वायरस का संक्रमण है, वो ना फैले और लोग इस कोरोना वायरस से बचे रहें। इस सब लोग यही दुआ कर रहे हैं भगवान से। राजीव, हम सुन पा रहे हैं आपके पीछे अनाउंसमेंट की भी आवाज आ रही है, यानी कि पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसको किस द्वार से आना है, किस तरीके से हाथ धुलना है या किस तरीके से सैनिटाइजर का उपयोग करके अंदर आना है। आपसे जानना चाहेंगे, हमने जो तस्वीरों में देखा है कुछ प्रसाद की दुकानें भी खुली हुई हैं, तो क्या प्रसाद खरीदा जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है, किस तरीके का पूरा ये जो एक प्रक्रिया रहती है, कितनी इसमें समझाइश दी गई है, कितना समझ पा रहे हैं लोग इसे? रीनू, जो कोरोना वायरस से संक्रमण के बचाव को लेकर पूरी तरह मंदिर प्रबंधन ने भी एहतियात बरते हैं और मंदिर प्रबंधन बार बार लोगों से अपील कर रहा है कि सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क लगा के आएं और छोटे बच्चे मंदिर न आएं और 60 साल से जो अधिक उम्र के वृद्ध हैं वो भी मंदिर न आए और जो बीमार और संक्रमित गर्भवती महिलाएं हैं वो इस तरह के मंदिर न आए, ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण न फैले। और प्रसादी की किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है, सिर्फ खाली मंदिर में भगवान के पट खुले हों और दर्शन की ही व्यवस्था की गई है, ताकि लोग जो 2.5 महीने से अपने आराध्य देव के दर्शन नहीं कर पा रहे थे, तो चूंकि वो दर्शन कर सकें, इस तरीके की जो सरकार ने व्यवस्था की है, तो उसको लेकर मंदिर पूरी तरह अब खुल चुके हैं और भगवान अपने जो आराध्य हैं वो अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। लोग भी बड़े उत्साह से सुबह से लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं और लोग सुबह से मंदिर पहुंच रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहें व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी देखी जा रही हैं, साफ सफाई भी हम देख पा रहे हैं बहुत अच्छी है। आनंद निगम महाकाल की नगरी उज्जैन से जुड़ गए हैं। आनंद, तकरीबन 2.5 महीने बाद आज मंदिर खुल रहा है और देखा जाता है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए, लेकिन इस बार बहुत सारी गाइडलाइंस हैं। किस तरीके का गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, आपने जो देखा वहां पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, खासतौर पर साफ सफाई को लेकर? बिल्कुल, देखिए, अगर सुबह 8 बजे का है तो कुछ ही देर बाद यहाँ पर श्रद्धालु आना शुरू हो जाएंगे और अभी तक तकरीबन पहले स्लॉट के लिए 400 से अधिक बुकिंग यहाँ पर करवा ली है श्रद्धालुओं। जी बिल्कुल। आनंद, ये तो रही मंदिर की व्यवस्थाएं, मंदिर प्रबंधन ने किस तरीके के इंतजाम किए हैं, जागरूकता प्रत्येक व्यक्ति की भी बहुत अहम है इस दौरान। तो जो वहां पर आपको जो दुकानदार वहां पर हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो अन्य लोग भी आ रहे हैं, जो पुजारी हैं, उनमें आपने किस तरीके से जागरूकता देखी? क्या वो मास्क प्रॉपर लगा रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हर दुकान में या हर द्वार पर सैनिटाइजर जरूर होना चाहिए, तो क्या नागरिक भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका? देखिए, अगर आम लोगों की बात की जाए या फिर यहाँ पर सफाई कर्मी, पुलिस कर्मियों की बात की जाए, क्योंकि बड़ा अमला है यहाँ पर सफाई कर्मियों के अलावा पुलिस कर्मियों का भी, जो मंदिर की सुरक्षा में लगातार लगे रहते हैं। लेकिन अगर अभी आज हमने देखा कि हम सुबह की बात करें तो न सिर्फ सफाई कर्मी बल्कि पुलिस कर्मी भी बिल्कुल विधिवत उसी रूप में दिखाई दे रहे हैं, जो पीपी किट पहन के कुछ लोग भी दिखे हैं। इसके अलावा अगर बात करें सैनिटाइजिंग की और अगर मुंह पे मास्क बांधने की, तो सभी जितने भी कर्मचारी हैं वो प्रॉपर उस ड्रेस में दिखे हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को और अन्य जो है लोगों का यहाँ पर जो मंदिर में पालन करना चाहिए। तो जो मंदिर समिति ने जो निर्णय लिए थे वो सभी यहाँ पर पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बात की जाए जो आसपास की मंदिरों के सामने जो यहाँ पर फूल और प्रसादी की दुकानें हैं, तो उनमें वहाँ पर जरूर, क्योंकि वो बंद है और फिलहाल अभी इस पर रोक लगा रखी है प्रशासन ने, तो वो दुकानें तो नहीं खुली है। अच्छा। लेकिन एक बात और मैं बता दूं रीनू की कुछ श्रद्धालु यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं अभी से, चूंकि अभी 1 घंटे का समय बचा है, लेकिन श्रद्धालु ने अभी ये जो मेरे पीछे जो लाइन एरिया दिख रहा है बैरिकेड से होते हुए श्रद्धालु अंदर जाएंगे, तो कुछ श्रद्धालु अभी आना शुरू हुए हैं। पहली पंक्ति की जो सुबह 8 बजे की पंक्ति है वो लगना फिलहाल अभी शुरू हो चुकी है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव और आनंद दोनों का ही तमाम जानकारी
जानकारी के लिए, तस्वीरें भी बताने के लिए, दिखाने के लिए अगली खबर का रुख करते हैं। चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के करीब 2.5 महीने बाद शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर आ रहे हैं। वे 12 बजे के बाद इंदौर एयरपोर्ट पर उतरकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचेंगे, जहां कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। फिर वहां से अभय प्रशाल पहुंचेंगे, जहां उद्योगपतियों से मुलाकात का कार्यक्रम रखा गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान 2015 से 2018 के बीच इन्वेस्टर्स मीट के दौरान हुए MOU की समीक्षा भी करेंगे और उस दौरान के उद्योगों का प्रेजेंटेशन भी देखेंगे। तो चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, शपथ लेने के बाद पहली बार अभी सीएम जा रहे हैं। जब चौथी बार उन्होंने शपथ ली है, उसके बाद पहली बार वो इंदौर जा रहे हैं। कोरोना काल की वजह से इंदौर दौरा नहीं कर पाए थे। और एक बात और है, विपक्ष ने भी काफी घेरा था कि आप इंदौर नहीं जा रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा केस इंदौर में ही देखे जा रहे हैं। संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, आज सीएम इंदौर पहुंचेंगे, ये वो मौका होगा जब विपक्ष ने बहुत तंज भी कसे हैं, कई सारे सवाल भी खड़े किए गए हैं कि आप इंदौर क्यों नहीं जा रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा केस वहां पर हैं। आज सीएम इंदौर पहुंचेंगे, क्या क्या कार्यक्रम है, विस्तार से बताइए शरद। बिल्कुल, देखिए रीनू, आपने सही कहा है। हालांकि इसका जवाब भी ये हो सकता है कि सिर्फ इंदौर ही नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस दौरान में कहीं भी किसी दूसरी जगह भी दौरा करने नहीं गए हैं। और उसके पीछे की वजह ये थी कि लॉकडाउन था और लॉकडाउन में किसी को भी कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं थी। और अगर ऐसे में मुख्यमंत्री खुद ही आवागमन करते किसी भी तरीके से, तो फिर उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए जाते। तो ये तो एक बात है सवाल खड़े करने की, विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना, लिहाजा ये उसको इस नज़रिए से भी देखा जा सकता है। लेकिन जहाँ तक बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आज के दौरे की है, तो निश्चित ही आपने ये सही कहा है कि उनका चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में ये पहला दौरा उनका हो रहा है इंदौर का। और इंदौर इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है ये दौरा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो संक्रमण के केस अगर मध्य प्रदेश में कहीं पर आए हैं तो फिर वो इंदौर में ही आए हैं। यही वजह है कि आज 12 बजे मुख्यमंत्री का इंदौर पहुंचने का कार्यक्रम है। वो 12 बजे इंदौर पहुंचेंगे और सबसे पहला उनका जो कार्यक्रम है वो कोरोना की समीक्षा बैठक ही है। वहाँ जो अधिकारी हैं उनके साथ में वो कोरोना की राज्य स्तरीय जो समीक्षा बैठक है वो भी करेंगे और खास तौर से इंदौर के बारे में भी चर्चा की जाएगी। इसके बाद में जो कोरोना वॉरियर्स हैं और जो कोरोना की ड्यूटी करते हुए शहीद हुए हैं, उनके परिजनों से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात होगी। एक प्रधानमंत्री योजना के तहत में सुपर स्पेशलिटी केंद्र बनाया गया है, वहाँ भी उसका भी निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री जाएंगे। उद्योगपतियों से मुलाकात के बारे में जैसा कि आपने कहा है वो मुलाकात भी होगी। और उपचुनाव के लिहाज से भी इस दौरे को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम सांवेर का भी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज पूरे दिन के घटनाक्रम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 12 बजे से शुरू होगा ये दौरा, कार्यक्रम रहेंगे जिसमें कोरोना से लेकर उपचुनाव की रणनीति तक दोनों शामिल हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद तमाम जानकारी के लिए। तो दौरा काफ़ी अहम है और सबसे खास बात यह है कि आज जो शहीद कोरोना वॉरियर्स हैं उनके परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। बहुत ही शोक का वक्त पूरे परिवार में है और ये मुलाकात काफ़ी अहम भी मानी जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। जियो प्लेटफॉर्म में एक और बड़े इन्वेस्टमेंट की घोषणा हुई है और अब ADIA 5,683.50 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ADIA ने जियो में 1.16% की हिस्सेदारी खरीदी है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने जियो में 5,683.50 करोड़ का निवेश किया है। 7 हफ्ते में जियो में 97,885.65 करोड़ का निवेश किया है। जियो प्लेटफॉर्म्स में अभी तक फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक, KKR, मुबाडाला और अब ADIA ने निवेश की घोषणा की है। तो जियो में ये बड़ा निवेश कहा जा रहा है। ADIA का जियो में निवेश का बड़ा ऐलान और जियो में 1.16% की हिस्सेदारी है। तो वहीं ADIA का जियो में 5,683.50 करोड़ का निवेश अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का जियो में निवेश किया गया है। 7 हफ्ते में जियो में
97,885.65 करोड़ का निवेश देखा गया है, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा निवेश। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 76 नए मामले फिर से सामने आए, जहां रायपुर से 35, दुर्ग से 13, कोरबा से 9, बलरामपुर से 5, कवर्धा से 4, महासमुंद से 4, बलौदाबाजार से 3, जांजगीर से 2 और साथ ही राजनांदगांव से 1 मामला सामने आया है। 7 ने कोरोना से जंग जीत ली है और अपने घर पहुंच गए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 803 हो गई है। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 1073 हो गई है और अब तक 266 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के 76 नए मामले एक बार फिर से देखे गए हैं, जहां रायपुर से 35, दुर्ग से 13, कोरबा से 9, बलरामपुर से 5, कवर्धा से 4, महासमुंद से 4, बलौदाबाजार से 3, जांजगीर से 2, राजनांदगांव से 1 मामला है। तो वहीं 24 घंटे में 7 मरीजों ने कोरोना से जंग जीतकर अपने घर भी पहुंचे हैं। प्रदेश में जो टोटल मरीजों की संख्या है, एक्टिव मरीजों की संख्या वो 803 है और कुल मरीज 1073 हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश जुड़ गए हैं। अवधेश, लॉकडाउन 5 की शुरुआत हो गई है आज से और अब तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा भी खुल रहे हैं, होटल्स भी खुल रहे हैं। तो ये देखा जाएगा कि जो मामले बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में लगातार, और किस तरीके के हालात अभी हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए लॉकडाउन 5 को लेकर। तो देखिए, जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं धरातल पे हैं वो चिंताजनक इसलिए है क्योंकि तकरीबन 2.5 लाख लोग जो छत्तीसगढ़ में वापस आए हैं और जांच का जो दर है विनू वो महज अभी 88,000 के पार पहुंचा है। तो मतलब समझा जा सकता है कि जितने लोग छत्तीसगढ़ में प्रवासी श्रमिक या जो अन्य राज्य में फंसे थे वो लौटे हैं, उनकी जांच अब तक नहीं हो पाई है। तो बाकी जो लोग थे उनकी जांच होना अभी संभव नहीं है। तो कुल मिला के समझा जा सकता है कि जिस तरह से जांच में और तेजी आएगी, मरीजों का मिलने का सिलसिला और भी अधिक तेज होगा। लेकिन हालात जो है वो थोड़े से चिंताजनक इसलिए है क्योंकि 1800 बेड की क्षमता हालांकि है हमारे पास छत्तीसगढ़ के पास वो कोविड से इलाज करने के लिए, लेकिन 803 एक्टिव मरीज हो चुके हैं और जिस तेजी से ये रफ्तार बढ़ते जा रहा है आने वाले समय में चिंता का सबब हो सकता है। और शायद यही वजह है कि सरकार भी है अब हर जिले में, मुख्यमंत्री की पहल के बाद अब हर जिले में कोविड-19 अस्पताल बनाने की जो तैयारी है वो पूरे तेज तरीके से शुरू हो चुकी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता की बात है क्योंकि अब मजदूरों का आना जाना भी जारी है और ऊपर से लॉकडाउन 5 भी शुरू हो चुका है, तो स्वास्थ्य सेवाएं बहुत दुरुस्त रखने की जरूरत है। लॉकडाउन के कारण आजकल सड़कों में वाहन कम चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बेमेतरा में हादसे नहीं रुक रहे हैं। देर रात नवागढ़ चौक के पास 2 ट्रक आपस में टकरा गए, जिससे दोनों ट्रकों के ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रक आपस में चिपक गए, जिसे हटाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके कारण कई घंटों तक वहां चक्कर जाम जैसी स्थिति बनी रही। आपको बता दें, देर रात ये जो हादसा हुआ था इसमें टक्कर हुई और एक हिस्सा दोनों ट्रकों का बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। यहां तक कि ड्राइवर जो थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों ट्रकों के ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुए हैं और क्रेन की मदद से दोनों ट्रकों को हटाया गया वहां से, क्योंकि रास्ता पूरा जाम हो चुका था, लंबी लाइन लग गई थी, यातायात काफी प्रभावित हो रहा था। और जैसे ही पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी मिली, जेसीबी के माध्यम से ट्रकों को हटाया गया और उसके बाद जो रास्ता है उसे खुलवाया गया। तो बेमेतरा में आपस में 2 ट्रक भिड़ गए और बड़ा सड़क हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ में आज से शर्तों के साथ लोगों को कई राहतें मिलने जा रही हैं। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर प्रदेश में 8 जून से धार्मिक स्थल, पार्क, रेस्तरां और होटल खोले जा सकेंगे, जबकि क्लब, स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम में केवल आउटडोर खेल हो सकेंगे, जबकि शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में केवल रेस्टोरेंट में केवल टेक अवे की अनुमति पहले की तरह होगी और इसी तरह होटल संचालन की अनुमति पहले की तरह ही निर्धारित उपयोग के लिए केंद्रीय गाइडलाइन के मुताबिक होगी। धार्मिक स्थलों सहित सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
तो छत्तीसगढ़ में आज से शर्तों के साथ लॉकडाउन 5 की शुरुआत हो रही है और इस लॉकडाउन 5 में कई सारी राहतें आपको मिलेंगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़ दिया जाए तो प्रदेश में तकरीबन 8 जून से धार्मिक स्थल, पार्क, रेस्तरां, होटल खोले जा सकेंगे, जबकि क्लब, स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम में केवल आउटडोर खेल हो सकेंगे। स्टेडियम में केवल आउटडोर गेम होने के साथ ही साथ शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में केवल टेक अवे की ही अनुमति आपको होगी। छत्तीसगढ़ में करीब 2 महीने बाद श्रद्धालुओं के लिए भगवान के कपाट खुलेंगे और इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं 2 तस्वीरें। रायपुर में भी महामाया मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के नियमों का पालन कराने की तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं बिलासपुर में भी धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज किया गया है। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सैनिटाइजेशन का काम पूरा कर लिया गया है। जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उनको भी पूरी सफाई व्यवस्था का पूरा ध्यान रखना होगा और इस तरीके से समारोहों पर पाबंदी तो लगी ही है, लेकिन हाँ, जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा होंगे वहां पर आपको तमाम एहतियात के बाद ही मंदिर के अंदर जाने पर प्रवेश होगी। कार्यालय में रख दे, कोई नहीं आए, बस पुजारी हाँ वही। करीब 2.5 महीने बाद आज से देश भर के मंदिर खुलेंगे, लेकिन बिलासपुर अंचल के सबसे प्रसिद्ध रतनपुर महामाया मंदिर में देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को अभी और प्रतीक्षा करनी होगी। महामाया मंदिर ट्रस्ट 8 जून की बजाय 15 जून से मंदिर को खोलने की तैयारी कर रहा है। महामाया मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों की अहम बैठक 10 जून को होगी और इस बीच रतनपुर के छोटे बड़े कई मंदिर खुल जाएंगे, जहां की व्यवस्थाओं का आकलन करने के बाद ही महामाया मंदिर ट्रस्ट कोई अहम फैसला लेगा। महामाया ट्रस्ट के सदस्यों और यहाँ के कुछ लोगों से मिलके ये फैसला किया गया है कि करीब 1 हफ्ता तक और पूरे प्रदेश में क्या स्थिति बन रही है, पूरे देश में क्या स्थिति बन रही है, उसको देख के 1 हफ्ता का हम लोग ने बढ़ाने का निर्णय लिया है। 15 तारीख को विधिवत सारी व्यवस्था के साथ हम लोग महामाया को जन दर्शन के लिए। वहीं छत्तीसगढ़ में आज से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम भी खुल रहे हैं, जिसके लिए तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। फिलहाल सिर्फ आउटडोर गेम्स ही खेले जा सकेंगे और वह भी तमाम एहतियात के साथ। के कारण खेल गतिविधियां लंबे समय से बाधित हैं। अब सरकार ने अनुमति दी है कि 8 जून से आउटडोर गेम्स खेले जा सकते हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो हैं, जो कि आउटडोर जहां पे गेम हो सकते हैं, वो खोले जा सकते हैं। यही वजह है कि तैयारियां भी की जा रही है। ये नगर निगम का जो एक स्क्वैश कोर्ट है, जिसमें तैयारी दिख रही है किस तरीके से ग्राउंड को क्लियर किया जा रहा है, ग्राउंड को बनाया जा रहा है, जो घास है उसको काटा जा रहा है। चूंकि लंबे समय से खेल गतिविधियां रुकी हुई थी, बंद पड़ी थी, जिसके कारण से ये घास बहुत ज्यादा उगाया था। अब इसकी प्रॉपर जो है जिस तरीके से छटाई की जाती है वो की जा रही है। तो जाहिर तौर पर जो खिलाड़ी हैं वो आउटडोर गेम्स जो हैं वो खेल पाएंगे। हालांकि नियमों का पालन उसमें भी करना होगा और जाहिर तौर पर खेल गतिविधियों के कारण से लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। तो ऐसे में खेल गतिविधियों को शुरू करने से कहीं न कहीं खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद है और लोगों के इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगा। कैमरामैन सुरेश पासी के साथ राघवेंद्र साहू, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो सुना आपने, जहां एक तरफ स्पोर्ट्स गेम आप बाहर के ही जो है वहां पर आप खेल सकते हैं और बाहर की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो ग्राउंड है पूरे साफ सफाई कर ली गई है और इसी के साथ आप ये तस्वीरें देखिए, जहां पर हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, चाहे वो चर्च हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, खेल का मैदान हो। इन तमाम जगहों पर पहले लोग सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है और उसके बाद ही यहाँ पर लोग आ जा सकेंगे। तो राहत देने के लिए और आफत से बचने के लिए ये तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जो कि आप सभी के लिए हैं। और आज से धार्मिक स्थल, पार्क, होटल खुल रहे हैं और साथ ही जो शॉपिंग मॉल होंगे वो नहीं खुलेंगे। तमाम आपको लॉकडाउन 5 में एहतियात के साथ जो रियायतें हैं वो मिल रही हैं। एक तरीके से आप आम जीवन जी सकते हैं, लेकिन बहुत सारे नियमों के साथ गाइडलाइंस का पालन करना आपके लिए ही बहुत अहम होगा। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए, जहां खेल के मैदान को पूरा सैनिटाइज किया जा रहा है कि गलती से भी ऐसा कोई भी जो संक्रमण है वो ना हो खिलाड़ियों को। और दूसरा, मंदिर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, गुरुद्वारे की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, मस्जिद की भी तस्वीरें हैं, जहां पर पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। साफ सफाई की पूरी व्यवस्था की गई है और आज से चूंकि सभी धार्मिक स्थल खुल रहे हैं तो जाहिर तौर पर दुआ के लिए, प्रार्थना के लिए, यहाँ पर प्रे करने के लिए जो पहुंचेंगे लोग, उनकी भी स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी प्रबंधन ने ले रखी है और इसके चलते ये पूरे इंतजाम किए गए हैं, जो कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है और इस कहर के बीच में लॉकडाउन 5 की शुरुआत आज से हो रही है। बहुत सारी छूट मिल रही है, रियायतें मिल रही हैं। आप पहले की तरह ही मंदिर जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा बदलाव ये रहेगा कि आपको और ज़्यादा साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना होगा। सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा और साथ ही फेस मास्क बहुत ही अहम है। और कोशिश करें कि फुल कपड़े पहन कर जाएं आप। इसलिए ये ज़रूरी है क्योंकि गर्मी का भी वक्त हो। दूसरी बात यह है कि एक दूसरे से टच बिल्कुल ना हो, एक हाथ की दूरी बना कर रखें। इससे ज़्यादा भी बना पाएँ तो बहुत बेहतर होगा। फेस मास्क बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना आप बिल्कुल भी बाहर ना निकलें क्योंकि कई जगहों पर इसके चलते पुलिस भी इस पर सख्त नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मुख्यालय का विस्तार होगा। कांग्रेस की बैठक में अहम निर्णय लिया गया है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन का विस्तार किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम बैठक में शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन भी शामिल थे। संचार विभाग प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी भी इस बैठक में मौजूद थे। से एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, कांग्रेस के उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन और मैं स्वयं कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष के रूप में उपस्थित था। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिन जिलों में जिला कांग्रेस भवन नहीं है उनमें 20 अगस्त को राजीव गांधी जयंती के दिन से जिला कांग्रेस भवनों का निर्माण शुरू किया जाएगा। राजीव भवन के भी बचे हुए निर्माण कार्य को हाथ में लेने का निर्णय लिया गया है। इस निर्माण कार्य के लिए धन की व्यवस्था के लिए समिति बनाई जाएगी और जिस तरीके से गांधी मैदान स्थित कांग्रेस भवन का निर्माण हुआ, जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन का निर्माण हुआ, उसी तरीके से इन निर्माण कार्यों के लिए भी धन की व्यवस्था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से की जाएगी। जियो प्लेटफॉर्म्स में एक और बड़ी इन्वेस्टमेंट की घोषणा हुई और अब एडीआईए ने 5,683.50 करोड़ रुपए का निवेश किया है। एडीआईए ने जियो में 1.16% की हिस्सेदारी खरीदी है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने जियो में 5,683.50 करोड़ का निवेश किया और 7 हफ्ते में जियो में 97,885.65 करोड़ का निवेश किया गया है। जियो प्लेटफॉर्म्स में अभी तक फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक, केकेआर, मुबाडाला और अब एडीआईए ने निवेश की घोषणा की है। तो एडीआईए का जियो में निवेश का बड़ा ऐलान हुआ है। एडीआईए ने जियो में 1.16% की हिस्सेदारी खरीदी है। एडीआईए का जियो में 5,683.50 करोड़ का निवेश और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का जियो में निवेश हुआ है। 7 हफ्ते में जियो ने 97,885.65 करोड़ का निवेश किया है और ये अभी तक का सबसे बड़ा निवेश, कुल निवेश ये अभी तक का सबसे बड़ा माना जा रहा है। तो इस तरीके से लगातार जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं जियो के साथ जो हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जो डिजिटल फॉर्म्स हैं उनको और बढ़ावा देने के लिए जियो प्लेटफॉर्म में बड़े निवेश की और भी संभावनाएं बनी हुई हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।